तो क्लासेस बीच में जो हो गई थी वो हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो यही वीडियो को आधे पर से रिकॉर्ड हुआ था। इससे पहले जो आपने वीडियो को देखा था उसमें क्लासेस रुक गई थी आधे पर से, तो मुझे वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके डालना पड़ा। तो अब आपको नई वीडियो के तौर पे ये वीडियो मिल रही है। तो हम सबसे पहले आप सभी बच्चों का नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार बच्चों। क्योंकि बीच में वीडियो डिवाइड हो गई 2 पार्ट में, जो पहले था वो आधा उधर हो गया आधा इधर हो गया, तो एक नई वीडियो आपको डालनी पड़ेगी मुझे को, इसलिए आपको फिर से नमस्कार करना तो बनता ही था। क्योंकि आप कहेंगे सर आज नमस्कार किए नहीं, तो सर आने से पहले क्लास में आप सभी से नमस्कार जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो अभिवादन होना चाहिए सभी का, है ना, नमस्कार होना चाहिए सभी का। तो चलिए, जहां से हम क्लासेस को खत्म किए थे वही क्लासेस वही आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। और किसके लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डालते हैं, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना की बात करते हैं। चलिए, इस तरीके से हम बात करते हैं सबसे पहले कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। तो हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम करते हैं इस तरीके से। स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। किसके लिए हम तुलना करेंगे, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन निकाय के लिए हम बात करेंगे। किसके लिए हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय के लिए बात करेंगे। मतलब एक ऐसा निकाय जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन निकाय के लिए हम बात करते हैं। इस तरीके से ये हमारा हेडिंग रहा, ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया, ये रहा, ठीक है। आप सभी अपनी कॉपी पे निकालिए और उस पे डालिए हेडिंग को। अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय के लिए। कंपेयर करना है, बहुत आसान टॉपिक है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है। बात समझ में आया होगा। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं 1 मिनट के लिए समय दीजिएगा, फिर से चेक करना पड़ता है, अकेले ही वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, टाइम पर उसको सर्वर टेक्निकल इशू हो जाता है। आप सभी जल्दी से फेमस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक कम से कम एक टेक्निकल सर्विस देखने के लिए कोई आदमी मिल जाएगा। तो हम उसको जल्दी से जो चीज़ें हैं सीधे हम क्लास पर अपने फोकस करेंगे। अभी तक तो आपके लिए जो कुछ भी करना है हमको सब पर फोकस करना है। चलिए बात करते हैं हम, और हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करते हैं। तो हम लोगों ने कूलाम के नियम का फार्मूला पढ़ा था, और क्लास 11 में आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का पढ़ा होगा। और आज हम इससे पहले अभी हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में कूलाम के नियम को पढ़ा है, तो वहां से हम लोगों ने वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ लिया है ना। चलिए फिर भी हम एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाते हैं, नहीं जानते तो। सबसे पहले क्या होगा, हम बात कर लेते हैं कुछ कांस्टेंट जो होते हैं उनके मान को पहले से लिख के रख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और कुछ कांस्टेंट जो होते हैं उनके मान हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हमारा होता है वह हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। लेकिन ये निगेटिव होता है, लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन की हम बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो सेम होता है, बस ये प्लस का होता है, 19 कूलाम हो गया। अगर हम ऐसे बात करें ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें,
तो ये होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 31 किलोग्राम हमारा होता है। बात समझे आप। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं mp, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हमारा होता है वह 1.67 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 27 किलोग्राम होता है। और साथ ही साथ हमारा जो कैपिटल जी है, उस कैपिटल जी का जो मान होता है वह होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 होता है। इस तरीके से 1 मिनट के लिए इसको सही से हम कर दे रहे हैं। इसका जो मान होता है वो माइनस का 11 होता है। और इसका हमारा जो मात्रक होता है वो मात्रक आप सभी को पता ही होगा कि बल का जो मात्रक है वह न्यूटन होता है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो बताइए, नहीं समझ में आई है तो हम बताते हैं। चलिए, तो अगर इस जी का मात्रक आप सभी को नहीं पता है तो आप निकाल के हम बगल साइड में आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ से F इक्वल टू जो होता है वो हमारा G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो इसको अकेला रोक लेंगे, तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ आएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर ये F के बगल आ जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो बटे में किलोग्राम आ जाएगा, दोनों किलोग्राम मिल के किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हमारा हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करते हैं। चलिए, किस तरीके से हम करेंगे, हम इस तरीके से तुलना करेंगे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। चलिए आइए हम करते हैं तुलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत बल के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत बल की, कि वैद्युत बल कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वैद्युत बल के लिए हम सबसे पहले बल का मान निकालेंगे कितना होता है। तो वैद्युत बल के लिए हम बात करते हैं, तो इस तरीके से हम सबसे पहले वैद्युत बल के लिए बात करते हैं। तो वैद्युत बल का जो हमारा फार्मूला होता है वह F इक्वल टू, यहाँ F E लिख दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारा वैद्युत बल है। ठीक है, ज़्यादा बगल में लिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। यहाँ से हम F E लिख दे रहे हैं बगल में, और इसका फार्मूला जो हमारा होता है वह होता है 1/4πε0। Q1 को हम लोग QE लिखेंगे और Q2 को हम लोग QP लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा है। R स्क्वायर इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझे आप। ये चीज़ें आपको हम लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है। Q1 Q2 को QE और QP सपोज कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे, इस तरीके से FE की बात करते हैं। तो FE इक्वल टू हो जाएगा, इतने का जो वैल्यू होता है हम लोगों को पता है कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। QE जो है, QE का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, लाके हम लोग रख देंगे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 19 हो जाएगा। ऐसे हम QP की बात करेंगे तो QP का वैल्यू भी ये लिखा हुआ है, इसका मान भी हम लाके यहाँ पर रख देंगे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 19 हो जाएगा। और बच्चे में जो है यहाँ पर यार स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको हम ऐसे उतार दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, चीज़ें समझ में आई। अब इसको हमने सपोज रिलेशन नंबर ऐसे फर्स्ट मान के लिख लिया। अब हम बात करेंगे किसके लिए, ये तो बात हो गई ठीक वैद्युत बल की। नेक्स्ट बात जो हम करने वाले हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वह गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। यहाँ से नेक्स्ट बात हमारा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बल को हम Fg लिखेंगे, और इसका जो फार्मूला होता है वह हमारा होता है Gm1 m2, और अपान में हमारा क्या होता है, R स्क्वायर होता है। लिख दिया मैंने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने जो m1 है और यहाँ पर जो हमारा m2 है, इसको हम लोगों ने me और mp माना है। मतलब एक को me मानेंगे, एक को mp मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात हो रही है। चलिए, Fg बराबर कैपिटल G का मान जो है लाके हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। कितना लिखा हुआ है आप सभी की स्क्रीन पे, 6.67 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 27 है, लिख दिया मैंने इस तरीके से।
यहाँ से एम ई का जो मान है लाके रख देंगे, कितना लिखा हुआ है, हाँ ठीक है 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 31 लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी का जो वैल्यू है ये लिखा हुआ है, इसको भी हम लाके यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1.67 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 27 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बटे में बात करें हम, बटे में जो है वो कितना बचेगा, बटे में हमारा जो बचेगा वो हमारा बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, बटे में जो हमारा बचेगा इस तरीके से वह आर स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आ गया। फिर से गलती किया, कैपिटल आर मान लिए, यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल आर माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने स्मॉल आर मतलब वहाँ पर मान लिया है, स्मॉल आर माने हैं तो स्मॉल आर ही मान के पढ़ ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी आर स्क्वायर ही होगा। अब ये हमारा जो है रिलेशन नंबर सेकेंड हो गया, ये हमारा रिलेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इस तरीके से इक्वेशन सेकेंड को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करना था, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है वो एफ ई है और इक्वेशन सेकेंड जो था हमारा एफ जी था, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना था, इसीलिए एफ ई में एफ जी से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों ने एफ ई का जो मान है इतना देखिए लिखा हुआ है, इसको हम ले जाके वहाँ पर लिखते हैं। कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 9 गुणे 10 की घात 9 लिखा हुआ है, 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 19 और अपान में जो है ऐसे आर स्क्वायर लिखा हुआ है। और एफ जी का जो वैल्यू लिखा है वो कितना लिखा हुआ है, एफ जी का वैल्यू जो लिखा हुआ है ये लाके हम ले जाके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 27 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का बात करें तो इतना लिखा हुआ था, और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान था इतना लिखा हुआ था, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। और अपान में हमारा क्या था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, हम पहले एक बार और इसको कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। तो एफ ई और अपान में हमारा क्या हो जाएगा एफ जी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है इंटू पावर को सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे और नंबर्स को एक साइड लिख लेंगे। और 19 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा माइनस का, और 38 में से 9 जाएगा तो हमारा माइनस का 29 बचने वाला है। तो यहाँ पर माइनस का 29 ऐसे इस प्रकार से बचेगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 27 और 27 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 27 और 27, एक मिनट यहाँ पे देखिए ये गलती कर दिया हम लोगों ने। क्या गलती कर दिया है कि ये जो है 10 की पावर माइनस का 11 होने वाला है और हम लोग यहाँ पर 27 लिख दिए। ये ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को एक साइड लिखेंगे। तो 6.67 लिखा है, लिख दिया। 9.1 लिखा है, उसको भी मैंने इस तरीके से लिख दिया। और 1.67 लिखा हुआ है तो इसको मैंने लिख दिया। बात समझ में आया। अब हम क्या देंगे, क्या इसमें 31 और 27 हमारा कितना हो जाएगा 30, 20, 50, 60, 57, 58 माइनस का 58 और 11, 58, 10, 68 और 69, मतलब 10 की पावर माइनस का 69 हो जाएगा इस तरीके से। अब इस पावर को भी हम ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा एफ ई अपान में एफ जी। सबसे पहले जो कटेगा उसको काट देंगे। यहाँ पे 2 अंक दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 2 ऐसे हटा देंगे। 2 अंक से 2 अंक दशमलव कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 बचेगा, 9 बचेगा। तो 16 का 16 से मल्टीपल करेंगे 256 आएगा, ठीक है। और 9 लिखा है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। और गुणे 10 की घात माइनस का 29 है, यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देंगे।
और 10 की पावर माइनस का 69 है, ऊपर जाएगा तो ये हमारा प्लस का 69 हो जाएगा। और अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 667 इंटू, अब देखिए 9.1 यहाँ पर है और यहाँ पर 1.67 है, हम हटाते हैं इन दोनों को, यहाँ से 2 अंक दशमलव हटाए, यहाँ से 1 अंक हटाए तो ऊपर जो है हमारा 3 अंक दशमलव बढ़ेगा, तो 10 की घात मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, 3 अंक दशमलव हटाए तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएगा, इसीलिए 10 की घात 3 लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा इतना। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो एफ ई अपान में हमारा क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 का गुणा हम 9 से अगर करेंगे तो हमारा 2304 आ जाएगा। और यहाँ से 9 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, तो 40 बचा, और 40 और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है वो 43 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसको हम तीनों को ऐसे गुणा करेंगे, इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं, यहाँ से हमारा कहीं पर कैलकुलेटर दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है, देखते हैं हम कहीं पर हमारा कैलकुलेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया नहीं है कैलकुलेटर, हमारा यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर हमारा तो दिया नहीं है, ये रहा। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर है, इसको हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये चलने वाले से नहीं रहा हमको लगता है, इसका हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, आप सभी भी कर लीजिएगा इसी तरीके से। चलिए, यहाँ पर 667 का मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 91 और 167 से, 167 से करना है इसको हमको। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो रिजल्ट आएगा हमारा 10, 13, 63, 99 आया। ठीक है ना, कितना आया, 10, 13, 63, 99 आ गया। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 10, 13, 63, 99 आया। ठीक है ना, अब हम इसमें से क्या करेंगे, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो एफ ई अपान एफ जी कितना हो जाएगा, एफ क्या इशू है, यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, मक्खियाँ वगैरह होती है, वो आके बैठ के सिस्टम को पूरा चलाने लग जाती हैं, स्क्रीन पे आके बैठ जाते हैं तो यहाँ पर लैग करने लगता है, कहीं पर आके बैठ जाती, पता भी नहीं चलता कहाँ पर आ रही है वो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। चलिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ ई और एफ जी हमारा जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2304 लिखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम 8 डिजिट यहाँ पर जीरो बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, 2304 लिखा हुआ है तो हम 8 डिजिट करना है, तो हम ऐसे 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए, तो 43 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा 39 बचेगा इस तरीके से। और बटे में हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10, 13, 63, 99 बचेगा। अब इतनी वैल्यू को हम इतने से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन लंबा जा रहा है ना, काट पीट भी सकते थे हम, लेकिन हम जानबूझ के इसको काटे नहीं, क्यों, कमजोर बच्चे को भी लेके चलना है, वो इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। हम किसी एक तेज बच्चे के चक्कर में जो कमजोर वाले हैं उनका नुकसान तो कर नहीं सकते हैं, तो यही हमारा तरीका है पढ़ाने का। भाई हमको सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ और सबके विकास पर ध्यान देना है। किसी एक को हम, जिसका आईक्यू लेवल तेज है, वो अब तक इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर भी निकाल लिया होगा, लेकिन हम क्या, उन बच्चों को ध्यान में भी तो हमको रखना है जो सीखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं लेकिन उनको कैलकुलेशन वगैरह समझ में नहीं आता है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं हम इस तरीके से, फिर कैलकुलेशन हम करते हैं इस तरीके से, तो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, चलिए हम करते हैं कैलकुलेशन को। तो हमारा 2304 कितना था, 2 3 0 4 और 4 0, 1 2
340 में हमको डिवाइड करना था कितने को, यहाँ पर तो डिवाइड का सिंबल नहीं रहा, ये रहा 10, 13, 63, 99। इस तरीके से डिवाइड किया तो इसका वैल्यू आया 2.27। 2 अंक हम लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, तो इसका जो वैल्यू आया वो 2.27 आया। चलिए लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 2.27 डिवाइड करने पर इसको इससे, और आगे लिखा हुआ है कितना, 10 की पावर ऑफ 39 लिखा हुआ है, और कितना लिखा है FE अपान FG। अब हम करेंगे क्या, FE यहाँ पर FE इक्वल टू कितना हो जाएगा सॉरी FE का वैल्यू कितना है 2.27 इंटू 10 की पावर ऑफ 39, और ये जो FG है ये साइड में इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो है वो इसका मान कितना आ गया, हमारा जो इसका मान आया वो कितना आ गया, इस तरीके से इस तरीके से ये हमारा जो है इसका मान आ गया। FE का जो मान है वो कितना आ गया, वो आ गया FE इक्वल टू 2.27 इंटू 10 की पावर ऑफ 39 FG। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना गुना ज्यादा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा वैद्युत बल जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। कितना ज्यादा, 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में हम लिख दे रहे हैं कि जो वैद्युत बल होता है, जो हमारा वैद्युत बल है, वैद्युत बल क्या होगा, वो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना। वैद्युत बल जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार से अधिक शक्तिशाली होता है। बात समझ में आया आपको कि वैद्युत बल हमारा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना शक्तिशाली होता है, 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इतनी। जहां पर कोई दिक्कत हुआ हो वहां पर आप हमको बताएं, हम आपको समझाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा, परावैद्युतान के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आपेक्षिक विद्युतशीलता को पढ़ा था नेक्स्ट पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने यहाँ पर स्थित वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या किया, कंपेयर किया, और हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया। तो अब हम इस पर आगे बात करते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तब तो आगे हम बढ़ते हैं, तभी तो आगे बढ़ने में जो है वो सही है, नहीं तो फिर हम क्या ही आगे बढ़ेंगे। तो चीजें आपको समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आ गई, चीजें आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, हम आगे बात करते हैं, और आगे हम उन्हीं चीजों को आगे पढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वह विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट जो है हमारा वो विद्युत क्षेत्र है, मीन्स हमारा जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, समझिएगा। सपोज हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने सपोज किया ये, और ये सपोज हमारा कोई चार्ज है, और इस चार्ज को हमने सपोज कर लिया सपोज प्लस क्यू चार्ज है ये हमारा। इस तरीके से हमने इसको प्लस क्यू चार्ज सपोज किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा, इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा, कैसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र है
इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र है इस प्रकार से ये रहा, ठीक है ना। इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा ये इसका विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों विद्युत क्षेत्र होगा? मतलब जैसे अगर बात कर लें, सपोज यहां पर एक हम बनाते हैं, ऐसे हम बनाते हैं सपोज यहां पर, जैसे ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में यहाँ पर क्या है, इस क्लासरूम में यहाँ पर कोई टीचर ऐसे सपोज क्लास ले रहा है बोर्ड पर, और यहाँ पर ऐसे क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। यहाँ पर मान लिया इस तरीके से बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं क्लास में। टीचर यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा है। तो कहेंगे ये जो चारों एरिया है यहाँ पर, ये जो चारों एरिया देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, इस टीचर का क्लासरूम का एरिया है। कि अगर इस क्लासरूम के एरिया में किसी बच्चे को बैठा दिया जाएगा कहीं भी इस क्लासरूम के अंदर, तो इस टीचर का जो इफेक्ट है, जो ये टीचर पढ़ा रहा है, उसका इफेक्ट इस क्लास की बाउंड्री तक ही रहने वाला है। उसके बाहर टीचर का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बाहर अगर बच्चे को क्लासरूम पे बैठाया जाएगा तो टीचर अंदर पढ़ा रहा है तो समझ में आएगा नहीं। तो कहेंगे इस टीचर का प्रभाव जो है वो क्लास के अंदर तक है। सेम ही तरीके से हमारा ये जो आवेश है, सपोज इस आवेश का जो ये चारों ओर का जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस आवेश का जो प्रभाव है यहाँ तक है, तो इसे हम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, बताइए हमको, बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से किसी आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, जैसे ये हमारा जो आवेश है Q, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, इस आवेश का प्रभाव यहीं तक होगा। मतलब क्या, जैसे सपोज मैं यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश सपोज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है, सपोज उसे हमने Q0 यहाँ मान रखा है, और वो कितना है, इकाई है। अब हमने इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के बाहर रख दिया है, तो ये आवेश इस पर कोई प्रभाव डालेगा नहीं, क्योंकि क्षेत्र के बाहर रखा है। लेकिन जैसे ही इस आवेश को हम परीक्षण आवेश को क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को हम यहाँ से उठा के विद्युत क्षेत्र में लेकर जाएंगे। इस परीक्षण आवेश को जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे लेकर गए, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर गए यहाँ पर, ठीक है, तो होगा क्या, ये इस पर इस तरीके से अपना क्या लगाने लगेगा, ये इस पर इस तरीके से हो सकता है ऐसे बल लगाने लगे। तो यही चीजें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ये चीजें, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हाँ चलिए, अभी काम पड़ेगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लिखते हैं कि इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, मतलब जहां तक इस आवेश का प्रभाव होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिफिनेशन को कि किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, साइड में भी दूसरी हेडिंग को हम पढ़ लेंगे। तो हम लिखते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव हो, इस आवेश का चारों ओर तक जहां तक इसका प्रभाव होगा, जहां किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव हो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस तरीके से वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आया, हमारा विद्युत क्षेत्र यहाँ कहलाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से, ठीक है, ये रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसी से जुड़ा टॉपिक है, जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बारे में फिर से समझ लीजिए, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके है।
उसी को अभी हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में समझा है, लेकिन अब उसके तीव्रता के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग आप सभी डाल लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इस तरीके से हम लोग इस पर पढ़ेंगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम समझते हैं। तो जैसे सपोज इस परीक्षण आवेश को हमने जब इस फील्ड के अंदर लेकर गए तो इस पर क्या लगने लगा था? इस पर बल लगने लगा। ये बल हमारा जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, मतलब अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन दोनों हो सकता है। कि मतलब जब एकांक परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जा रहे हैं तो उस पर बल लगने लगता है। और ये जो बल लगता है आपको दिख रहा है, जो ये बल F लग रहा है, इस बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आया? लेकिन इसको हम डेरिवेशन के साथ प्रूव करते हैं। कैसे हम प्रूव करेंगे, आइए हम जानते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम, तो हम लगाएंगे कूलाम के नियम से फार्मूला। क्या लगाएंगे हम लोग? कूलाम के नियम से। क्या है कूलाम का नियम, समझिए। तो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू जो फार्मूला हमारा होता है 1/4πε0। Q1 को हम लोग Q माने हैं यहाँ पर देखिए, और Q2 को Q0 माने हैं। तो Q0 अपन हमारा R² हो जाएगा इस प्रकार से। ये हम लोगों ने भी पढ़ा है, इसको हमने सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F इक्वल टू 1/4πε0। Q हमारा तो Q ही है, लेकिन Q0 को हम लोग 1 माने हैं, बटे में हमारा R² है। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू 1/4πε0। Q1 1 जा कितना हो जाएगा? Q, और अपान में हमारा R² हो जाएगा। अभी हमने कहा कि बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो हम F को ही लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर बल ही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। तो यहाँ से F को मैंने क्या कर दिया? E कर दिया इस प्रकार से यहाँ पर। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारा आवेश और दूरी के पदों में फार्मूला आया है। इसी को और आगे हम सॉल्व करें अगर, तो अगर इसी में हम दोनों इसी फार्मूले में दोनों पक्षों में Q0 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों पक्षों में हम क्या करें, दोनों साइड Q0 का मल्टीप्लाई कर दें। दोनों पक्षों में Q0 का गुणा कर दें, मतलब गुणा करने पर, दोनों पक्षों में Q0 का गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा? E में Q0 का गुणा होगा तो E Q0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/ हमारा 4πε0 Q लिखा हुआ है, और इसमें Q0 का गुणा होगा तो Q0 हो जाएगा, अपान में हमारा क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। यहाँ से आगे अगर हम इसी को और सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा E Q0 इक्वल टू, अब देखिए 1/4πε0 Q0 अपान R² को हम लोग कितना लिख सकते हैं? ये इतना हमारा F के बराबर है, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं? इतने को हम लिख सकते हैं F लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो इतने को हमने F लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से Q0 को हम F के नीचे भेज देंगे, तो E इक्वल टू हम F अपान Q0 को जो है वो हम बटे में भेज देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और आवेश का जो मात्रक है कूलाम होता है। तो विद्युत लोगों ने न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, इतने को हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ से अगर हम क्या करें कि यहाँ से जो एक Q0 को मैंने इकाई माना है, तो अगर यहाँ से जो Q0 है उसको हम कितना मान लें? Q0 को हम इकाई मान ले, ऐसे इस तरीके से Q0 को जो है वो कितना मान ले? इस Q0 को हम कितना मान ले? 1 मान लिया। तो हमारा जो E है वो बराबर हो जाएगा किसके? F के बराबर हो जाएगा। हमारा जो है E F के बराबर हो जाएगा।
और हमने कहा था यहाँ पर कि जो बल होता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमारा बल ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं है। तो अब हम इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर हम डिफिनेशन को, ठीक है ना। क्या होगा हमारा डिफिनेशन, आइए देखते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किए गए कार्य को एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में उस पर लगने वाले बल को, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में उस पर लगने वाले बल को, उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? हम बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरीके से किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? तो इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। और इसका मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, आप जानकारी में रखिएगा। और ये कैसी राशि है? तो ये हमारा जो है ये एक सदिश राशि है। ये हमारा एक कैसी राशि है? ये हमारा जो है एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो इतनी चीजों को आज के लिए इतना लेक्चर जो है वो पर्याप्त है। आप सभी के साथ हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो इतने का आप सभी आज स्क्रीनशॉट आप लीजिए और आगे का हम जो है वो बात बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ जरूरी चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। या एक काम करते हैं हम यहीं पर, अगर आज ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ लें तो हमारी क्लासेस जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो जाएगा। और इतना लंबा लेक्चर आप सभी बैठ के देखना चाहे तो बना दे आज ही वीडियो, नहीं तो आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी मुझको इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते हम आप सभी को कहेंगे कि एक मोटिवेशन लाइन आप सभी को यही हम कहना चाहेंगे। मेरा काम आपको मोटिवेट करना भी है, आपको पढ़ाना और पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छी चीज़ें बताना भी हमारा काम है। तो आप सभी को जाते जाते हम इतना सा कहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।